नमस्कार सभी को। मैं आप सबको मिस्टर यूनिवर्सल इन्फो में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज का वीडियो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलता है, यानी उसका सर्विस ख़त्म होने के बाद उसको जो पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है, वो पेंशन को सरकार ने सबसे पहले जो पेंशन स्कीम था उसको ओपीएस कहा जाता है। ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले ये पेंशन का ही नाम पे था, लेकिन उसके बाद जैसे नया नया स्कीम आया तो सबसे पहला जो पेंशन स्कीम था उसको ओपीएस पेंशन स्कीम बता दिया गया। जो ओपीएस पेंशन स्कीम है मैं आपको बता दूं, ये 1924 में सबसे पहले लागू किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसको सर्विस के रिटायरमेंट के बाद अपना परिवार और अपने आप को अच्छे से चलाने के लिए पेंशन स्कीम को 1924 में इसको लॉन्च किया गया था, जो अभी तक का सबसे बेहतर पेंशन स्कीम के अंदर आता है। उसके बाद जो स्कीम आया था एनपीएस। एनपीएस को कहा जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम, या अभी इसको बहुत न्यू पेंशन स्कीम भी बोलता है, लेकिन इसका एक्चुअली नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये नेशनल पेंशन सिस्टम जो है 1 जनवरी 2004 से इसको लागू किया गया। यानी 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में आता है, सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के, यानी डिफेंस को छोड़ के, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा, उसको न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस मिलेगा, जो ओपीएस को बंद कर दिया गया था 2003 का दिसंबर में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसको कहता है यूपीएस। यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी रिसेंटली उसको 4 सितंबर 2024 में इसको संघीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो अभी बहुत का मन में यह शंका होगा, ये जो तीनों पेंशन स्कीम है, तीनों पेंशन स्कीम का अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या फ़ायदा है, क्या क्या है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो को सब आखिर तक देखें तो आपको जो तीनों पेंशन का अंदर जो भी अच्छा है, बुरा है, कॉमन क्या है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेंशन का बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगा उसको जानकारी हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा उसको कहते हैं ओपीएस, यानी अभी ओल्ड पेंशन जो शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1924 में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर सबसे पहले बात करूं पेंशन का, ओपीएस का सिस्टम क्या है, जो आपका बेसिक होगा उस समय, अगर आप 50,000 बेसिक पे रिटायरमेंट कर रहे हैं तो 50,000 का 50% बेसिक, और उस समय जो डीए यानी डेयरनेस अलाउंस रहेगा वो आपको पेंशन का तौर पे दिया जाएगा, जो एक अच्छा अमाउंट होता था किसी भी बंदे को अपना परिवार चलाने के लिए। वो ओपीएस का पेंशन सिस्टम है। लेकिन इसी सिस्टम को अगर हम बात करेंगे एनपीएस में सिस्टम को चेंज कर दिया गया। एनपीएस में क्या किया सिस्टम को, पेंशन अमाउंट फिक्स्ड बेस पे नहीं है, वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, यानी जो कंट्रीब्यूशन कटता है और उस कंट्रीब्यूशन की तहत जो अब जब कोई फोर्स पर्सनल या जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिटर्न करेगा उस समय जो मार्केट का फंड का ऊपर जो पैसा रहेगा, मार्केट वैल्यू रहेगा, उस मार्केट वैल्यू के ऊपर से उसको पैसा दिया जाएगा। अब वो पैसा कैसे क्या देगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। उसके बाद यूपीएस में क्या है, 50% प्लस डीए को दिया जा रहा है, यानी जो ओपीएस और यूपीएस में पेंशन का सिस्टम दोनों में लगभग बराबर है कि ये दोनों में 50% दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन, यानी जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन के लिए, वो क्या होता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई पेंशन में कुछ भी उसको कंट्रीब्यूशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। ओपीएस में बिना कंट्रीब्यूशन का ही उसको 50% प्लस डीए मिलता था। लेकिन एनपीएस में क्या है, जो बेसिक पेमेंट होता है, बेसिक पेमेंट का 10% प्लस जो डीए है उसका कंट्रीब्यूशन
उसको करना पड़ता है, यानी 10% बेसिक और 10% जो डी है उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और जो यूपीएस है यूपीएस में भी वही है, उसको अपना पेमेंट का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उस कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है वही पैसा उसको सुपरमिशन के बाद उसको वही पैसा वापस मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेचुइटी का, ग्रेचुइटी जो है ओपीएस में है, एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी ग्रेचुइटी है, लेकिन इसका जो अमाउंट होगा अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विड्रॉल ऑफ कमिटेड कॉर्प्स, तो इसमें होल अमाउंट ऑफ जीपीएफ का जितना है उतना पैसा हम उसमें विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि उतना पैसा आपको विड्रॉल मिल जाएगा। लेकिन जो ओपीएस है एनपीएस में एम्प्लॉय कैन विड्रॉल 60% ऑफ द, यानी जितना पैसा उसको जमा होता है उस पैसा का 60% पैसा विड्रॉल में उसको मिलेगा, व्हिच इज टैक्स भी, जो टैक्स भी होता है। और 40% पैसा जो इन्वेस्ट होता है उसका उसको पेंशन दिया जाएगा। ये सिस्टम है विड्रॉल का सिस्टम में। और जो यूपीएस स्कीम अभी आया उसमें कोई विड्रॉल का मेंशन अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीपीएफ का, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, तो जो ओपीएस है उसमें जीपीएस लागू है, लेकिन जो एनपीएस है उसमें भी नहीं है और यूपीएस उसमें भी नहीं है। फ्लेक्सेशन इंडक्शन इसमें जो है जो दिखाया गया है, पेंशन इंक्रीज विद द रिवीजन ऑफ डीए ट्वाइस ए ईयर, यानी 2 साल में एक बार जो डीए का रिवीजन है उसमें इसमें इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन जो एनपीएस है एनपीएस में इसको कोई फ्लेक्सेशन नहीं है। और जो यूपीएस है यूपीएस में भी इंक्रीज होगा डीए का, साल में 2 बार उसका डीए का इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंट्रीब्यूटेड मनी में इसमें दिखाया है, अगर हमें कोई ज़रूरत है, जैसे पैसा हम जमा कर रहे हैं उसका जो ज़रूरत है उसको 1 से ईयर, साल में एक बार हम अपना जो जीपीएफ का पैसा जमा करते हैं उसको विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में भी नहीं कर सकते और यूपीएस में भी इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लमसम पेमेंट का, अगर लमसम पेमेंट की बात देखेंगे तो इसमें यूपीएस में नहीं, ओपीएस में नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है। और इसमें यूपीएस में 1/10 ऑफ मंथली इंक्रीमेंट्स बेसिक प्लस डी एज द डेट सुपरमेशन ऑफ एवरी कंप्लीट 6 मंथ ऑफ सर्विस, यानी ये जो सिस्टम है इस हिसाब से इसको लमसम पेमेंट को हिसाब किया गया। उसके बाद वीआरएस, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ सर्विस जाते हैं यानी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होते हैं, उस हिसाब से एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑफ द डेट ऑफ वीआरएस, यानी अगर आप ओपीएस का अंडर आता है तो ओपीएस में आपको जिस समय से आप वीआरएस जाते हैं उसी समय से आपको पेंशन का हकदार आप बन जाते हो, पेंशन के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन अगर ये चीज़ एनपीएस में है तो एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ द कम्यूटेड एंड रेस्ट 80% विल बी इन्वेस्ट इन एन्युटेड ऑफ ग्रीटिंग है, यानी अगर उसी समय वीआरएस जाता है उसको 20% मिलेगा, बाकी जो 80% है वो 80% आपको रखा जाएगा। और जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के बाद ही इसका जो कैलकुलेशन है वही उसका क्लियर हो पाएगा। और जो आपका यूपीएस आया है उसमें जो रिटायरमेंट है एक्चुअल रिटायरमेंट डेट के बाद ही इसमें पेंशन लागू होगा, यानी वीआरएस का हिसाब से अगर आप पेंशन का हिसाब करेंगे तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा। मैक्सिमम पेंशन क्या है, अगर जो मैक्सिमम पेंशन है जो आप कुछ जमा रखे ना रखे जो भी हो उसका मैक्सिमम पेंशन में जो ओपीएस है उसमें 9,000 प्लस डीए, यानी 9,000 तो उसको मिलना ही है, उसके ऊपर जो डीए है वो डीए के हिसाब से उसको मिनिमम पेंशन मिलेगा। और एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन का बात जिक्र नहीं किया गया है। जो ओपीएस है यूपीएस में 10,000 प्लस डीए दिया गया, लेकिन 10 साल सर्विस होने के बाद ही इस चीज़ को दिखाया गया, या अगर सर्विस के 10 डेथ हो जाता है उसके 10 महीना बाद में ही इसी चीज़ को दिखाया गया है। फैमिली पेंशन और केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस, फैमिली पेंशन अगर सर्विस के दौरान किसी का डेथ हो जाता है तो फैमिली पेंशन में क्या है क्या नहीं उसके बारे में क्या बताया गया। अगर हम ओपीएस का अंडर में है तो 60% बेसिक और 30% फैमिली पेंशन। 60% बेसिक मिलेगा
जो बेसिक है उसका 60% या 30% ऑफ फैमिली पेंशन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अभी हिसाब के अनुसार हो सकता है। लेकिन जो ओपीएस न्यू एनपीएस है तो 60 ईयर सर्विस इनको एम्प्लॉय 50% ऑफ बेसिक आफ्टर दिस 30% फैमिली पेंशन। तो उसको 60 ईयर के बाद ही अगर डेथ होता है तो उसमें 50% बेसिक मिलेगा, इस हिसाब से इसको बताया गया। और जो यूपीएस है उसमें 30% ऑफ फैमिली पेंशन 30% दिया जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो ओपीएस एनपीएस और यूपीएस, ओपीएस एनपीएस और यूपीएस तीनों का बारे में बताया गया है क्या नहीं, क्या सिस्टम है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। सभी को नमस्कार।